हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो डोमेन स्पेसिफिक है, साथ ही साथ जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, इसमें मैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेता है, हेड क्वार्टर पूछ लेता है, उनके प्रेसिडेंट पूछ लेता है, ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है। साथ ही साथ उनका वर्किंग क्या है वो पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इन दिनों लग रही है, अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था, हालांकि वो गवर्नमेंट जॉब वाला पेपर था, उसमें से भी मतलब इस चैप्टर में से भी उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाता है, ये बहुत कॉमन सा है, इसलिए मुझे लगा कि पहले ये चैप्टर आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। सो ये डोमेन स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइंस, ओके, उसका है चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्टेंस में आई उसको देखते हैं। देखो यार, एक था यूएस, अभी भी है, और एक था यूएसएसआर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े राइवल्स बन चुके थे, ये और ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर में, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसके बारे में, कोल्ड वॉर, ठीक है। तो अब जो कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो यहाँ पर ये लोग एक आइडियोलॉजी फॉलो करते थे जिसको कहा जाता है कैपिटलिज्म, और ये जो आइडियोलॉजी फॉलो करते थे उसको कहा जाता है सोशलिज्म, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में यूएस ने यूएसएसआर के मतलब उसको थोड़ा सा और बोल सकते हो अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, इन कंट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए, इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि जिससे इनको लगे कि हाँ वर्ल्ड में इस तरह की सिचुएशन है। प्लस एक और चीज़, क्योंकि जो वॉर में नुकसान हुआ उससे सीख लेकर के भी यूएस और इस तरह की दूसरी जो यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ थी, उन लोगों ने मिलकर के एक सेटअप इस्टेब्लिश किया जिसके अंदर आगे फिर से लड़ाई ना हो इस चीज़ को अश्योर किया जाए। वहाँ से शुरुआत होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। यू विल सी देन यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, या हमेशा डर रहता है उन कंट्रीज़ को कि कोई भी उन पर अटैक कर देगा। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इसी चीज़ का अश्योरेंस दिया गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगी इन सभी के लिए कि आपके वॉर लाइक सिचुएशंस ना हो, आप आसानी से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए बेटर लिविंग कंडीशंस एंजॉय कर सकें। ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक और चीज़ के लिए हमेशा एक साथ आती हैं कि आप कभी भी कोई भी नया इनोवेशन करेंगे, नए इन्वेंशंस करेंगे। जैसे अभी कोविड आया, तो कोविड में जिस भी कंट्री ने कोई वैक्सीन डेवलप कर ली, उसने सभी दूसरे देशों को भेजी, वो सिर्फ तब क्योंकि वो सभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, ठीक है। मतलब यही होता है एक दूसरे को कोऑपरेट करना, कहीं प्रॉब्लम आए तो साथ में होना। अब क्वेश्चन आता है, मतलब टॉपिक आता है कि यूनाइटेड नेशन कैसे इवेल्युएट हुआ, कैसे वो सामने आया। तो बात है कि लीग नेशंस बन चुके थे, और लीग नेशन बने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, मतलब ग्रुप बनना शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। इसमें पूरे वर्ल्ड ने द वर्ल्ड वॉर एनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद सच कॉन्फ्लिक्ट। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं था जो इन लड़ाइयों को रोक सके। तो ये वर्ल्ड, इस पूरे कंट्रीज ने मिलकर के डिसीजन लिया कि व्हाई डोंट वी हैव सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को, क्योंकि देखो रिच कंट्रीज के पास में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उन कंट्रीज के पास में जो कंट्रीज पहले ही ऑलरेडी सताई हुई है और उनको और इस तरह की वॉर में घसीटा जाता है खुद से। कोई कंट्री, जैसे हमारे भारत की बात करो, हालांकि भारत ने तो नाम को नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया था, है ना। नॉन अलाइंड मूवमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 और 2 में। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट को इंडिया ने ज्वाइन किया था, 5 कंट्रीज ने स्टार्ट किया। तो अगर सोचिए नहीं करता तो क्या हम ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे होते बिना मतलब में। यही कारण है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने सोचा कि हमें बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए लड़ाई का, तो और हाँ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वर्ल्ड में पीस रहे, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। इसका फाउंडेशन हुआ लीग नेशंस को हटा करके, एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है तो 1945, इमीडिएट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता होगा 1945 के अंदर ही खत्म हुआ था।
इसके तुरंत बाद इसको बना दिया गया। और ये क्या काम करेगा? ऑब्वियसली वर्ल्ड पीस एंड वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड साथ ही साथ वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। जो नेशन अभी बोल सकते हो फ्रेश ताज़ा अभी फ्री हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं, कॉलोनिज्म से हटे हैं, उन कंट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए मौका देगा ये, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग द यूनाइटेड चार्टर बाय 51 स्टेट्स। 51 स्टेट्स ने मिलकर यूनाइटेड नेशन बने, इस तरह का चार्टर पास किया और यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आ गया। यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो कॉन्फ्लिक्ट प्यार से, पीस के साथ में खत्म कर दिए जाए, साथ ही साथ एक दूसरे नेशन को कोऑपरेट किया जाए, नुकसान ना हो किसी का, साथ ही साथ अगर कोई रिसोर्सेज किसी के पास नहीं है तो उन रिसोर्सेज को भी फुलफिल किया जाए। 2011 तक की सिचुएशन के हिसाब से अभी तक 193 स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर एक मेंबर के पास में एक वोटिंग राइट होता है। मतलब 193 कंट्रीज के अंदर हर एक कंट्री के पास में एक वोटिंग राइट होगा। कोई भी डिस्कशन होगा, मुद्दा होगा, उस पर वोटिंग अगर होती है तो हर कंट्री अपना एक वोट डाल सकती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके अलावा 10 और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। हाल ही में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबरशिप खो चुका है। अभी तक इंडिया के पास में थी, हर 2 साल में रिव्यू होती है, रीन्यू होती है। क्वेश्चन आता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? तो 5 परमानेंट मेंबर्स में यूएस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और चाइना है। ये जो चाइना है ना, इससे थोड़ा सा नाराजगी है हमें। अच्छा, पहले तो ये थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 5 को कैसे मेंबरशिप मिली। परमानेंट मेंबर मतलब सारे दुनिया के दूसरे मेंबर हट जाए, लेकिन ये लोग नहीं हटेंगे, इनके पास वीटो पावर भी है। एक्चुअली जो जितना डेवलप था उस टाइम पर, जब ये यूनाइटेड नेशन चार्टर बना था, तो इस चार्टर के अंदर या उस टाइम पर जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज थी जिनके कारण से वर्ल्ड को नुकसान हो सकता था, वो कंट्रीज, उन कंट्रीज को सबसे पहले ये बोला गया, भाई वर्ल्ड में नुकसान अगर होगा तो तुम्हारे कारण होगा, तो आप ज़्यादा पावरफुल होंगे तो उसके साथ, मतलब बोलते हैं ना कि ज़्यादा पावर ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको दे करके जाती है, तो वैसा इनके साथ भी हुआ। तो इनको 5 को वीटो पावर दिया कि भैया मेजर डिसीजन तुम लोगे और तुम लोग मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऐसे में आप लोगों का ही मेन काम होना चाहिए पीस को मेंटेन करने का। तो 5 लोगों को दिया गया, याद रखना, वीटो पावर। क्या दिया गया? वीटो पावर। अभी जो वीटो पावर है ना, ये वीटो पावर क्या करती है? ये वीटो पावर आपको एक, मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर 5 भी एक तरफ हो, अगर एक व्यक्ति भी इन 5 में से अलग चला गया, मतलब डिसीजन के अंदर, तो फिर वो बात एक्सेप्टेड नहीं होती। बाकी की सारी कंट्रीज एक्सेप्ट 5 परमानेंट मेंबर्स अलग निकाल दें, तो बाकी की कंट्रीज के पास में भी इतना पावर नहीं होगा कि उनके डिसीजन को चेंज कर सकें। अल्टीमेटली द मोस्ट पावर दे हैड, यूनाइटेड नेशन की सबसे ज़्यादा पावर्स इनके पास में है। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे और क्या है। इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अपन देखते हैं तो अलग अलग कंट्रीज के पास में अलग अलग मतलब अलग अलग कंट्रीज नहीं, इस यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए हैं फॉर बेटरमेंट इन द सोसाइटी एंड वर्ल्ड लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको डील करने के लिए अच्छे से इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी है। अच्छा, एक लाइन ऊपर रहेगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल लगभग यूएस के होते हैं हमेशा, मतलब जैसे होता है ना एक होस्ट करता है जो मीटिंग को, तो वो ये सेक्रेटरी जनरल है। इसके अलावा अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग एजेंसीज यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है, जैसे WHO, UNDP, इसके अलावा UNHRC, यूनिसेफ और यूनेस्को, और भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग चीज़ों को मतलब मान के चलो उनके ऊपर काम कर रही होती हैं, डेवलप कर रही होती हैं। और अगर कोई कंट्री अच्छा कर रही है, किसी कंट्री के पास अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको दूसरी कंट्रीज तक भी पहुंचाया जाता है। जैसे WTO ने आदेश दिया कि किस तरह से ये जो कोविड है वो फैल रहा है हर जगह पर, सॉल्यूशन कैसे होगा, इंडिया ने उसकी दवा बनाई। अब WHO जो है ना, सॉरी WHO जो है, तो WHO क्या करेगा, उस दवा को लेकर के उन कंट्रीज तक पहुंचाएगा जहाँ पे वो कंट्री मतलब उस दवा को नहीं बना सकती। आ रही है बात समझ में? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1991 में। ठीक है, 1991 में कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई। कोल्ड वॉर क्या था
कोल्ड वॉर के अंदर जिससे मैंने आपको बताया कि यूएस और यूएसएसआर आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो यूएस और यूएसएसआर जो आपस में लड़े, इन्होंने कभी भी हथियार का यूज नहीं किया। 45 से 91 के बीच में काम चलता रहा, लड़ाई चलती रही, लेकिन हथियारों का यूज नहीं हुआ। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। इस टाइम ड्यूरेशन को जो कि टेंस क्रिएट कर रहा था ऐसे में, मतलब काफ़ी टेंशन क्रिएट कर रहा था ऐसे में, इसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर, ठीक है, ठंडा युद्ध, शीत युद्ध। अब यहाँ रिफॉर्मेशन कैसे आया यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की नीड को महसूस किया गया। यहाँ पे दो टाइप के यूनाइटेड नेशन के अंदर बेसिक चेंजेस लाए गए। पहला, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदला जाए और उसको आगे प्रोसेस किया जाए, साथ ही जो भी इश्यूज अभी तक चल रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन में उसको भी रिजॉल्व किया जाए। इनिशियल फेज में यूनाइटेड नेशन को ऐसा देखा गया कि जैसा अमेरिका कहता है ये केवल वही करता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, इसके ऊपर डोमिनेशन इनडायरेक्टली यूएस का है, जिसके अंदर इराक इन्वेजन आ गया कि इराक पे अटैक कर दिया था यूनाइटेड नेशन को बेस बना करके कि इराक हम पे हथियार चलाने की या फिर हमारे अगेंस्ट साजिश कर रहा है, तो इराक के अंदर लड़ाई कर ली, कुवैत को हथियारने की कोशिश कर ली, कई चीज़ें ऐसी हुई जिसके कारण से इस पर हमेशा एलिगेशन लगते गए कि यूएस एक तरीके से किसको चला रहा है, यूनाइटेड नेशन को। तो इसके अंदर बदलाव की जरूरत थी, इससे क्या दूसरों का फेथ खत्म हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन एज वेल एज द प्रोसेस। इसके अलावा यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो ज्यूरिसडिक्शन था उसको भी इंप्रूव करने की यहाँ पे जरूरत थी। बेसिक रिफॉर्मेशन इन चीज़ों में होने थे। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस देयर आर द डिमांड टू इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है उसको समझो। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेन इसका जो काम होता है वो यही होता है कि सिक्योरिटी अश्योर की जाए कि कोई कंट्री किसी कंट्री के लिए नुकसान ना बने, मतलब नुकसानदायक ना बने। साथ ही साथ किसी के यहाँ पर कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे कि वर्ल्ड पीस अफेक्टेड हो। तो सिक्योरिटी काउंसिल इस बात को काउंसिल अश्योर करता है कि इनके कारण से कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि वर्ल्ड पीस के अंदर अशांति क्रिएट करे। तो यहाँ पर इसने कहा कि जो लोग थे वो जो रिफॉर्मेशन कराना चाह रहे थे उनका बेसिक इंटेंशन था, वो ये कह रहे थे कि 5 लोग ही क्यों परमानेंट मेंबरशिप रखें। पहले तो 5 ही थी, बाद में उसको रिफॉर्म करते हुए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इट शुड बी मोर देन 5। अब मोर देन 5 कैसे किया उन्होंने कहा कि नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ा लो। तो यूनाइटेड नेशन इस बात को तो एग्री नहीं करता कि 5 के अलावा और कोई दूसरी कंट्रीज को इसमें ऐड किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स बढ़ा लीजिए, और ये नॉन परमानेंट मेंबर्स बने 10 बने, और जिनको हर 2 ईयर्स में रिव्यू किया जाता था कि ये काबिल हैं कि नहीं। अच्छा, उनमें क्या सभी कंट्रीज को लाया गया? नहीं, उनमें उन कंट्रीज को नॉन परमानेंट मेंबर्स में ऐड ऑन किया गया जो कंट्रीज अब डेवलप हो रही थी या जिनसे भी खतरा हो सकता था वर्ल्ड पीस में, तो उनकी भी बात सुनी जाती थी। सोचो ऐसा हो जैसे रशिया ने किया अभी कि भैया तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ऐसा भी कुछ हो सकता था, उसके रेफरेंस में इन्होंने ये काम किया। On the issue within the jurisdiction of United Nations, some countries want the organization to play the greater role in a peace and security missions. यूनाइटेड नेशन बनने के बावजूद भी वॉर हो रहा है। अभी रिसेंटली रशिया एंड यूक्रेन वॉर ऑफिशियली खत्म हुआ ही नहीं है अभी तक। ऐसे में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंदर ये कहा गया कि भाई जो जुरिस्डिक्शन है, जो जजमेंट्स हैं या जो न्याय है वो कैसे दिलाया जाए, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस, मतलब ये एश्योर करने को कहा कि भैया आप जो भी वर्ल्ड में चीज़ें हो रही है उसको कम करो, ख़त्म करो, जो भी अगर नेगेटिव हो रही है, वायलेंट हो रही है तो उनको ख़त्म किया जाए, और वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के अंदर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री से डर के ना रहे। तो ऐसे में आप जो भी स्टेप ले सकते हैं वो स्टेप्स लिए जाएं। आफ्टर द रिफॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन मैनी चेंजेस हैव ऑकर्ड, जैसे सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाना। सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ 1989 के अंदर स्टार्ट हुआ एंड 1991 में ख़त्म हो गया पूरी तरीके से यूएसएसआर। अब इसको सोवियत यूनियन कह दो या फिर यूएसएसआर कह दो। पहली वो 3 कंट्रीज जो आपस में इनसे अलग हुई, एक था रशिया, एक बेलारूस और एक था यूक्रेन, जो अब यूक्रेन और बेलारूस आपस में, रशिया आपस में लड़ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया, ये सारी कंट्रीज जो थी वो स्टिल यूएसएसआर का पार्ट थी, लेकिन वो भी 1991 के बाद में अलग हो गई।
अब जब ये कोलैप्स हुआ यूएसएसआर, तो ऐसे में केवल एक ही कंट्री बची जिसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका। तो अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री बन गया उस टाइम पर ही, क्योंकि अब उसको कोई टक्कर देने वाला था ही नहीं और इस टाइम तक उसने खूब अपने आप को डेवलप कर लिया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स बचा सबसे, और एक सोलो पावर रखने वाला, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रखने वाला कंट्री। ठीक, आगे देखिए रिलेशन रशिया के साथ में यूएसएसआर के, अमेरिका के हमेशा से बुरे रहे हैं, क्योंकि राइवलरीज थे। अभी मैंने आपको बताया यूएसएसआर और अमेरिका आपस में राइवलरीज थे, तो रिलेशंस तो अच्छे नहीं थे। आगे देखो क्या कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द रशिया, द सक्सेसर सोवियत यूनियन, द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। अगर आप इसके कंपैरिजन में देखते हो, रशिया के कंपैरिजन में देखते हो, और जो बचा हुआ सोवियत यूनियन है उसकी कंपैरिजन में देखते हो, तो यूएस ने अपनी दूसरी कंट्रीज को ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने आपको कहा इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, अभी उसके बारे में बहुत पढ़ते हो आप, नीटो नेशंस कहते हैं इसको, नीटो नेशंस। ये इनका कहना है। देखो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में बेसिक बड़ा डिफरेंस क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बट फिर भी आपको बता देता हूँ दोबारा से। ये कहते हैं कि आपको प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान देना चाहिए, पैसा कमाओ आप चाहे कैसे भी कमाओ। जबकि यूएसएसआर कहता है कि तुम्हें पैसा एथिकल मैनर में कमाना है, आपको पैसा प्रॉफिट के लिए, मतलब कोई भी काम ऐसा मत करो जो केवल प्रॉफिट मेकिंग हो, समाज का भला होना वो काम करो। तो सोचो दोनों के बीच में कितना अंतर है। वो ये कह रहा है कि तुम्हें डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, डेवलपमेंट अब चाहे कैसे भी हो। वो कह रहा है कि नहीं, तुम्हें समाज के बारे में ध्यान देना है, अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, बाकी पैसा कमाना आपका मेन इंटेंशन नहीं होना चाहिए। ये एक लिमिट तक चीज़ें अच्छी लगती है जो यूएसएसआर सोच रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इनका आइडिया बहुत अच्छा है, इनका थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन इससे डेवलपमेंट नहीं होता। इसी कारण से यूएसएसआर को टूटना पड़ा, यूएसएसआर टूट गया। चाइना बहुत तेजी से ग्रेट पावर के तौर पर इमर्ज हुआ, इंडिया भी उसको फॉलो करता रहा। ऐसे में इकोनॉमी ऑफ एशिया वो ग्रो हुई, और नो डाउट बहुत तेजी से अनएक्सपेक्टेड रेट में ग्रो हुई। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, और फिर वहां पे कम्युनिस्ट, जैसे मैनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन, या फिर फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट इन यूरोप, इन ईस्टर्न यूरोप। यूएसएसआर 1991 जब खत्म हो गया, तो इसके बाद की जो कंट्रीज थी, मतलब उसमें से निकलने वाली जो कंट्रीज थी, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन तो निकल गया था, बची हुई कंट्रीज ने भी जैसे वो इंडिपेंडेंट हुए, यूएसएसआर खत्म हुआ, वैसे उन्होंने यूनाइटेड नेशन को आपस में, मतलब यूनाइटेड नेशन के साथ में वो जुड़ गए। एक नया बिल्कुल बड़ा चैलेंज अब ये था कि अब वर्ल्ड के सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे जीनोसाइड, नरसंहार, लोगों को मारा जा रहा है, सिविल वॉर। ये जीनोसाइड आपने बहुत बार सुना होगा ना, जीनोसाइड का मतलब होता है लोगों को जब मार दिया जाता है, मारा जाता है। इसके अलावा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, टेररिज्म हो गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरमेंटल हो गया डिग्रेडेशन एंड एपिडेमिक्स लाइक सिचुएशंस। इन सभी को कैसे डील किया जाएगा, ये अब चैलेंज हमारे सामने था, वर्ल्ड के सामने था। उसको डील करने के लिए कुछ रिफॉर्मेशंस हुए, कुछ नई बॉडीज़ बनी, उन बॉडीज़ के बारे में और इन रिफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसका पार्ट 2 आएगा आपका, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो तुम देखते नहीं हो, इसीलिए इसका पार्ट 2 देखेंगे हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ इन सभी दूसरे ऑर्गन्स का, और ये भी देखेंगे कि कौन से बेसिक ऑर्गन्स हैं और क्या वो काम करते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।